हम लोग इसके पहले इंटरफेरेंस या व्यतिकरण हम लोगों ने पढ़ा था। दो स्लिट का इस्तेमाल करके, दो स्लिट यंग का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा कि दो स्रोत से प्रकाश चलता है और जिन जिन बिंदुओं पर उनके बीच का पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 का रहता है, वहाँ पर वो काली फ्रिंजेज मिलती हैं, अदीप्त फ्रिंजेज मिलती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ 0 λ 2 λ था वहाँ दीप्त फ्रिंजेज मिलती हैं। ये विवर्तन में भी हमको फ्रिंजेज मिलती हैं। लेकिन विवर्तन कहते हैं कि जब कोई भी तरंग चलती है और कोई अवरोध आ जाए और उस अवरोध का जो किनारा है शार्प हो, तीक्ष्ण हो, तो उससे वो तरंगें मुड़ जाती हैं। तो किसी भी अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से तरंगों के मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। तरंगें सामान्यतः हम लोगों ने देखा है, जो बड़ी तरंगें हैं जैसे ध्वनि की तरंगें हैं, अगर कमरे के अंदर कोई बैठ के बात कर रहा हो तो कमरे के बाहर हम बैठे हों, किनारे बैठे हों, तो भी हमको वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो तरंगें जाती हैं, दरवाजे के पास से मुड़ जाती हैं। लेकिन ध्वनि तरंगें बड़ी हैं, दरवाज़ा बड़ा है। प्रकाश की तरंगों में विवर्तन के लिए तरंग लंबाई के आकार का ही अवरोध होना चाहिए और उसके किनारे से जब तरंगें मुड़ेंगी, क्योंकि उनका जो साइज़ है प्रकाश की तरंग लंबाई की साइज़ का है, तो यहाँ पर विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन है क्या? ये यहाँ पर एक छोटा सा झिर्री है, स्लिट है, बहुत छोटी है। इसकी जो चौड़ाई है वो ई है स्लिट की। अब इससे जो प्रकाश आएगा तो ये जो प्रकाश की तरंगाग्र है इसका प्रत्येक कण द्वितीयक तरंगिकाएं पैदा करेगा। ज़्यादातर जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी जो एक ही कला में यहाँ से निकलेंगी वो सीधा आकर के बिंदु ओ पर इकट्ठी होंगी और जो बिंदु ओ पर आएंगी वो सब एक ही पथांतर में आएंगी, एक ही कलांतर में आएंगी और यहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा का अधिक भाग एकत्रित हो जाएगा और बहुत ही चमकीली फ्रिंज हमको यहाँ पर मिलेगी। इसे हम मुख्य उच्चिष्ट या प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश का भाग यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा ये जो हमारी तरंग है, ये तरंगाग्र है, इसका प्रत्येक कण चूँकि द्वितीयक तरंगिकाएँ पैदा करता है, तो तरंगिकाएँ यहाँ से मुड़ जाएंगी और इस दिशा में भी चली जाएंगी, इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ। इसलिए ये जो स्लिट है इसके केवल सामने ही नहीं बल्कि इसके पीछे भी हमको प्रकाश और दीप्त और अदीप्त, दीप्त और अदीप्त, इस तरह की फ्रिंजें मिलेंगी। तो ये जो दीप्त और दीप्त फ्रिंजें यहाँ मिलती हैं ये विवर्तन के कारण मिलती हैं। अब विवर्तन में है क्या? जो विवर्तन होता है वो दो प्रकार का, दो भागों में इसको हम बांटते हैं। एक तो विवर्तन में जो स्रोत है और जो उसका पर्दा है वो इस स्लिट से, झिर्री से सीमित दूरी पर हो। जब सीमित दूरी पर होगा तो जो तरंग चलेगी वो गोलाकार होगी या बेलनाकार होगी, जो तरंगाग्र बनेगी उसे हम कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। स्रोत और पर्दा अवरोध से सीमित दूरी पर होते हैं। दूसरा है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन में स्रोत और पर्दा अवरोध या स्लिट से अनंत दूरी पर होते हैं। तो अनंत दूरी पर ना रखें, हम लेंसों का प्रयोग करके हम वो प्रभाव अनंत दूरी का डाल सकते हैं। अनंत दूरी से जो तरंगें आएंगी वो समानांतर आएंगी और जो तरंगाग्र होगी वो समतल तरंगाग्र होगी। समतल तरंगाग्र बनाने के लिए हम लेंसों का उपयोग कर सकते हैं और इसीलिए फ्राउनहोफर ये विवर्तन का ही अध्ययन यहाँ हम कर रहे हैं। यहाँ फ्राउनहोफर विवर्तन में स्लिट हमने लिया, मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत है। यहाँ पर हमने एक उत्तल लेंस लगाया, इसके इस फोकस पर रखा, उसके कारण से तरंगें यहाँ से समानांतर आएंगी।
लगता है कि ये अनंत से आ रही हैं, जबकि अनंत दूरी से नहीं आ रही हैं। लेंसों का प्रयोग करके हमने इसके प्रभाव को अनंत दूरी पर जैसा बना दिया। अब ये जब इस स्लिट पर पड़ती हैं तो समानांतर तरंगें, ये पूरा का पूरा तरंगाग इस लेंस के द्वारा जो सीधी एक ही कला में आ रही तरंगिकाएं इस लेंस के द्वारा वो ओ पर एकत्रित हो जाती हैं और मुख्य या प्रिंसिपल मैक्सिमा हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके बाद जो किसी कोण पर जाएंगी, मान लिया ये तरंग इधर मुड़ गई, थीटा कोण पर है, इसका कोण ये थीटा है और ये थीटा कोण पर होगा, हमने इस पर लंब डाल दिया तो ये कोण भी इसके साथ जो बन रहा है ये भी थीटा ही होगा। ए बी, ये जो स्लिट है हमारी झिर्री है, इसके साथ ए एम जो कोण बनाएगा ये भी थीटा ही होगा। अब ये जो थीटा कोण पर तरंग निकलती है ये आकर के पी पर इकट्ठी होती है। अब ये पी पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा, हमने मान लिया कि इस मुख्य निम्निष्ट के बाद जो दूसरी स्लिट बनती, फ्रिंज बनती है वो प्रथम निम्निष्ट है। अगर यहाँ निम्निष्ट बनना है तो ये जो तरंगें यहाँ से मुड़ कर के आ रही हैं, ये एम से चलने वाली तरंग की दूरी तो बराबर है, ए पी और यम पी ये तरंगें बराबर हैं, लेकिन यहाँ दूरी का अंतर है। ए से चलने वाली तो जीरोस पर है, लेकिन यहाँ से चलने वाली बी एम दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। बी से चलने वाली तरंग का पथांतर बी एम पथांतर होगा। ए से चलने वाली तरंग जो तरंगिकाएँ होगी और बी से चलने वाली तरंगिका के बीच का जो अंतर होगा वो बी एम होगा। देख रहे हैं, इतना तो बराबर है, दोनों बराबर दूरी तय हैं। इतनी दूरी ये यहाँ वाली ज़्यादा है, इसकी तुलना में ये ज़्यादा चल रही है। ये जो बी एम है इसका मान कितना होगा, क्योंकि ये थीटा है, ये लंब है, ये ई है, इसलिए ए एम ये बराबर हो जाएगा बी एम। इसलिए बी एम बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। हमने मान लिया कि ये लैम्डा है। अगर ये लैम्डा हुआ तो ये आधा इसका जो हमारी स्लिट है, इस स्लिट का हम आधा भाग अगर ले लें तो यहाँ जो चलेगा, जो तरंगिका निकलेगी, जो यहाँ से निकलेगी, संगत बिंदुओं से निकलने वाली तरंगिकाएँ, यहाँ से निकलने वाली, यहाँ से निकलने वाली, यहाँ से निकलने वाली और यहाँ से निकलने वाली, यानी संगत बिंदुओं से निकलने वाली जो तरंगिकाएँ होंगी उनके बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि जो इसका पूरे का इसका है लैम्डा हमने माना, तो इसके और इसके बीच का जो होगा अंतर वो लैम्डा बाई 2 होगा। इसलिए यदि कुल स्लिट n को हम n भागों में बांट लें, विभक्त हो, तो स्लिट के से अर्ध भागों के संगत बिंदुओं से निर्गत द्वितीय तरंगिकाएं, जो निर्गत द्वितीय तरंगिकाएं होंगी वो द्वितीय तरंगिकाएं द्वितीय तरंगिकाओं के बीच का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर बराबर लैम्डा बाई 2। और काहे किसके लिए? यह प्रथम निम्निष्ट के लिए। ये प्रथम निम्निष्ट यहाँ पर बने, इसके लिए ये शर्त होगी कि ये जो संगत कण हैं, यानी यहाँ पर एक कण ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये मान लिया 5 है। इसी तरह से ये आपका 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 1 और 6, 2 और 7 ये संगत बिंदु हैं। इन संगत बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच का जो अंतर आएगा वो लैम्डा बाई 2 आएगा। तो यदि कुल स्लिट n भागों में विभक्त हो तो स्लिट से अर्ध भागों से संगत बिंदुओं से निर्गत द्वितीय तरंगिकाओं का पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा।
और P पर प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। P पर प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। तो O पर तो मुख्य उच्चिष्ट बन जाता है, क्योंकि कुल सारा का सारा जो प्रकाश की ऊर्जा होती है इस लेंस के द्वारा इसके फोकस पर केंद्रित हो जाती है, क्योंकि वो इस लेंस के L2 के फोकस पर है। लेकिन जो तरंग मुड़ जाती है, मान लिया थीटा कोण पर मुड़ गई या किसी भी कोण पर मुड़ी, अलग अलग कोण पर मुड़ती जाएंगी, तो ये यहाँ पर प्रकाश का बहुत ही यानी कम तरंगिकाएँ आएंगी, कम उनका ऊर्जा आएगी। जहाँ पर तरंगिकाओं के इनको हमने दो भागों में अगर बांट लिया तो इनके अर्ध भाग के संगत बिंदु से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच का अगर पथांतर λ/2 होगा तो P पर प्रथम निम्निष्ठ बनने के लिए ये शर्त होनी चाहिए कि इनके बीच का जो पथांतर हो λ/2 हो। कैसे? 1 से चलने वाली और 6 से चलने वाली, 2 से चलने वाली और 7 से चलने वाली जो तरंगिकाएँ यहाँ पहुँचे उनके बीच का पथांतर अगर λ/2 होगा तो वो विपरीत कलाओं में होगी और इसलिए प्रथम निम्निष्ठ वहाँ बन जाएगा, यानी वहाँ पर तरंगें एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगी। तो ये तो हो गया आपके प्रथम निम्निष्ठ के लिए। हमने देखा कि ये यहाँ पर इसके बीच का जो अंतर है अर्ध भाग का वो है λ/2, इसलिए इसका पूरा अंतर कितना आया पथांतर का, इसलिए Bm का आया λ। हम कह सकते हैं कि प्रथम निम्निष्ठ के लिए शर्त क्या हो गई, अर्ध भाग के लिए जो पथांतर आया λ/2, इसलिए पूरी संपूर्ण स्लिट के लिए और इसलिए पूर्ण स्लिट का पथांतर AB sin थीटा बराबर हो जाएगा λ। अर्ध स्लिट के लिए λ/2 इसलिए पूर्ण स्लिट के लिए λ। अब पूर्ण स्लिट के द्वारा के लिए पथांतर हम निकाल चुके हैं, ये Bm। पूर्ण स्लिट का पथांतर बराबर Bm या AB sin थीटा और ये भी बराबर है E, हम कह सकते हैं E sin थीटा बराबर λ। यह है प्रथम निम्निष्ठ के लिए। और इसीलिए किसी भी निम्निष्ठ के लिए और इसलिए यम निम्निष्ठ के लिए यम निम्निष्ठ के लिए E sin थीटा का मान होना चाहिए यम λ। 1 के लिए λ, 2 के लिए 2 λ, 3 के लिए 3 λ, 4 के लिए 4 λ, इसलिए यम के लिए यम λ। ध्यान रखेंगे यहाँ हम प्लस और माइनस दोनों रखते हैं, क्योंकि प्रथम निम्निष्ठ यहाँ भी होगा, प्रथम निम्निष्ठ यहाँ भी होगा, प्रथम गौण उच्चिष्ट यहाँ भी होगा, प्रथम गौण उच्चिष्ट यहाँ भी होगा, दोनों जगह होगा। तो प्लस और माइनस जो हमारा मुख्य उच्चिष्ट है, मूल बिंदु है, इसके दोनों ओर होगा, इसलिए यहाँ प्लस भी रखा और माइनस भी रखा, दोनों ओर होगा। ये हो गया हमारा प्रथम यम निम्निष्ठ के लिए। अब जो हमारा ये प्रथम निम्निष्ठ है, फिर द्वितीय निम्निष्ठ है, तो द्वितीय निम्निष्ठ और प्रथम निम्निष्ठ के बीच में पड़ता है गौण उच्चिष्ट। इसलिए गौण उच्चिष्ट के लिए गौण उच्चिष्ट इसके बीच में पड़ता है। तो ये अगर प्रथम है
तो ये आपका जो निम्नलिखित होगा ये दूसरा निम्नलिखित होगा, तो 1 और 2 को जोड़ कर भाग दे देंगे तो बीच का आ जाएगा। अगर ये यम है तो m+1 होगा, जोड़ के भाग देंगे तो बीच का आ जाएगा। इसलिए गौण उच्चिष्ट के लिए जो शर्त आए, जो सूत्र आएगा वो आएगा ई साइन थीटा। हम जो यम और m+1, यमवा और m+1 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें तो बीच का उच्चिष्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तो निम्नलिखित का है। यम और m+1 निम्नलिखित होगा तो उसके बीच का हो जाएगा उच्चिष्ट, तो इसलिए हो जाएगा, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2m+1 λ/2। ये हुआ गौण उच्चिष्ट के लिए, यम गौण उच्चिष्ट के लिए। ध्यान रखेंगे जहां यम = 1 2 3 etc कुछ भी मान होगा, लेकिन गौण उच्चिष्ट के लिए ई साइन थीटा 2m+1 λ/2 में यदि यम बराबर 0 रखेंगे तो मुख उच्चिष्ट के लिए माना जाएगा, मुख उच्चिष्ट के लिए। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, ये इसका जो हमारा मुख उच्चिष्ट है ये तो हमारी मुख अक्ष है, और इसका मुख उच्चिष्ट का एक तरफ का ये भाग है, दूसरे तरफ का ये भाग है, इसलिए इसका इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी होगी? कोणीय चौड़ाई यानी इतना और इतना, यह अर्धकोणीय चौड़ाई, इसलिए पूर्ण कोणीय चौड़ाई इसकी कितनी होगी। इसी तरह इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, या इसी तरह इनका कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, इनकी स्थिति क्या होगी। तो मुख्य चीज़ तो यह है कि हमारी इसकी कोणीय चौड़ाई क्या होगी। हम यहाँ इसी यम का मान अगर रखते जाएं तो यम के मान के रखने पर ही हमको इसकी कोणीय चौड़ाई का पता चल जाएगा। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित ये हमारा मुख उच्चिष्ट है, बस ऐसा ही यहां भी होगा। ये यहां पर 0 स्थिति है, ये इसका प्रथम निम्नलिखित की स्थिति है, ये उच्चिष्ट आ जाएगा, फिर द्वितीय निम्नलिखित की स्थिति है, इस तरह से होता जाएगा। अब ध्यान से देखें, इस निम्नलिखित के लिए ई साइन थीटा बराबर यम लैम्डा, ई साइन थीटा बराबर हम लैम्डा अगर रखते हैं ± लैम्डा, ये हुआ एक के लिए, इसलिए साइन थीटा बराबर ± λ/i। यदि थीटा का मान छोटा है तो साइन थीटा बराबर थीटा छोटा है, इसलिए साइन थीटा बराबर थीटा। तो ये जो स्थिति है इसकी, ये स्थिति, ये आपका ये हो गया λ/, यह हो गया 2λ/, ये हो गया 3λ/, और इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा -λ/, -2λ/, और -3λ/। ये इनकी कोणीय स्थितियाँ हैं, और इसलिए जो हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा है इसकी कोणीय चौड़ाई, λ/, -λ/, इसके बीच का अंतर हो गया 2λ/e। इसलिए प्रिंसिपल मैक्सिमा मुख उच्चिष्ट
मुख उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। बराबर 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा ये और थीटा ये, 2 थीटा, और ये बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई ई, लैम्डा बाई बराबर 2 लैम्डा बाई। और इसलिए इसका रेखीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी? रेखीय चौड़ाई बराबर कोणीय चौड़ाई और गुणे यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसलिए रेखीय चौड़ाई टू एक्स कह सकते हैं हम इसको, यहाँ से यहाँ तक x और इतनी चौड़ाई आधी और x तो हो गई 2x। ये बराबर हो जाएगी कोणीय चौड़ाई इंटू दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी है d, ये हो जाएगा d बटा ये हुआ आपका 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ई इंटू डी, 2 लैम्डा बाई ई इंटू डी। चूंकि ये डी और इस लेंस की फोकस दूरी बराबर है, ये बिल्कुल इसके पास है, इसलिए से सटा कर रखा गया है, और इसीलिए एफ और डी दोनों बराबर हैं, और इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाई ई इंटू एफ, जहाँ एफ उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, उत्तल लेंस L2 की फोकस दूरी है। ये हो गया हमारा विवर्तन का, कि विवर्तन में भी हमको स्लिट प्राप्त होती है, इसमें जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज मिलती, और व्यतिकरण में भी दीप्त अदीप्त फ्रिंज मिलती है। लेकिन व्यतिकरण में और विवर्तन में अंतर है। विवर्तन में एक ही स्लिट से प्रकाश आता है, और यह जो तरंगाग्र है इसका प्रत्येक बिंदु स्रोत का काम करता है, और उन विभिन्न बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, उनका अध्यारोपण होता है। और व्यतिकरण में हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 अलग अलग स्रोत हैं, उनसे चलने वाली तरंगिकाओं का या उनसे चलने वाली तरंगों का अध्यारोपण होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। इसलिए ये जो हमारा व्यतिकरण है और जो विवर्तन है, इनमें मुख्य अंतर इतना ही है कि जो हमारा व्यतिकरण है, व्यतिकरण में हम 2 स्लिट लेते हैं, यानी 2 प्रकाश स्रोत हम बनाते हैं, और विवर्तन में एक ही स्लिट है, एक ही स्रोत है, उसी तरंगाग्र के एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती, उनके अध्यारोपण से हमको ये फ्रिंजेस मिलती। जो व्यतिकरण है उसमें हर फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होगी, इसमें हर फ्रिंज की चौड़ाई बराबर नहीं होती, हर फ्रिंज की चौड़ाई बराबर नहीं होती। देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई और कम है, इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। इस तरह इसमें हर फ्रिंज की चौड़ाई बराबर नहीं होती। जो व्यतिकरण है उसमें हर फ्रिंज का जो दीप्त फ्रिंज है उसकी चमक बराबर रहती है, उसकी तीव्रता बराबर रहती है। लेकिन यहाँ पर तीव्रता भी अलग अलग है, इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। सारा प्रकाश का अधिकतम प्रतिशत प्रकाश का की ऊर्जा यहाँ इकट्ठी होती है, इसीलिए इसकी चमक बहुत होती है।
फिर उसके बाद इसकी चमक बहुत ही घट जाती है, उसके आगे और कम होती जाती है। इनकी चमक भी कम होती जाती है और इनकी चौड़ाई भी कम होती जाती है, जबकि व्यतकरण में से बराबर रहती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो हमारा निम्निष्ठ है और उच्चिष्ठ है, इनके बीच में कंट्रास्ट बहुत नहीं रहता। ये निम्निष्ठ है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल काला हो, बिल्कुल अंधेरा हो, ऐसा नहीं रहता, कुछ न कुछ तो प्रकाश का प्रभाव रहता है। जबकि व्यतकरण में जो दीप्त फ्रिंज बनेगी वो पूरी चमकदार बनेगी, अदीप्त फ्रिंज पूरी की पूरी अंधेरी होगी, काली होगी। इसलिए उनके बीच में दीप्त और दीप्ति बीच का जो कंट्रास्ट है, विपर्यास है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। मालूम होता है कि ये अंधेरी है और ये दीप्त है। तो ये सामान्य सा इनके बीच का अंतर है। ये तो हो गया हमारा विवर्तन के बारे में। तो ये विवर्तन से भी ये पता चलता है कि जो प्रकाश की तरंगें हैं, प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। ये भी प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रमाणित करता है। तो आज तो इतना ही।